Assalamualaikum guys. Today I will discuss about meninges. meninges जो हैं 3 लेयर्स होती हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर होती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड के इर्द गिर्द 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं meninges। अब ब्रेन, हमें पता है कि ब्रेन कितना ज़्यादा डेलिकेट सा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है। तो अल्लाह ताला ने ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए अगर उसको इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनाया है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जिस तरह से बाहर स्कल रखा, तो ब्रेन के बिल्कुल आउटसाइड आप कहते हैं कि meninges होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो भी ब्रेन की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आपका स्कल आपको किसी भी इंजरी से बचाता है। आप देखें ब्रेन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, ठीक है, और स्कल जो है वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है। स्कल जिस तरह से ब्रेन है, बाहर जो है लेयर्स हैं, फिर आपका स्कल है, अंदर आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो meninges भी, आपका स्कल भी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी, हर चीज़ क्या कर रहा है, आपकी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन को इंजरी वगैरह ना हो, इसके लिए meninges वगैरह भी प्रेजेंट है। meninges बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर। ये 3 लेयर्स होती हैं। इस तरह से है कि दैट इज योर ओके, इफ आई से your central nervous system, pons, medulla, your spinal cord, that is your cerebellum। तो ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ब्रेन के बिल्कुल बाहर जो लेयर होती है वो होती है पाया मैटर। पाया मैटर आप सिंपल कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट लेयर होती है, बहुत ज़्यादा ब्रेन के बिल्कुल आउटसाइड द ब्रेन इन्वेलप कर रही है आपके ब्रेन को, दैट इज पाया मैटर। ओके, पाया मैटर बहुत ज़्यादा डेलिकेट लेयर होती है। पाया का मतलब क्या होता है? पाया मीन्स सॉफ्ट। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, और ये जो लेयर होती है बिल्कुल ब्रेन के बाहर होती है। हाईली वास्कुलर मेम्ब्रेन होती है, बहुत ज़्यादा वास्कुलर होती है, कवर्ड होती है मेसोथेलियल सेल से। मेसोथेलियल सेल से पाया मैटर कवर होती है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है क्योंकि पाया का मतलब ही सॉफ्ट है। सॉफ्ट सी लेयर होती है, बहुत डेलिकेट सी लेयर होती है, लेकिन हाईली वास्कुलर होती है, और ये कवर्ड होती है मेसोथेलियल सेल से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बाहर जो लेयर होगी, द फर्स्ट लेयर आप कहेंगे वो होती है पाया। नंबर 1 इज पाया, ओके, पाया मैटर। एंड द सेकेंड लेयर इज योर एरेक्नाइड मैटर। एरेक्नाइड मैटर कहाँ पर होती है? आउटसाइड द पाया मैटर एरेक्नाइड मैटर प्रेजेंट होती है। ये आपकी पाया मैटर थी, तो पाया के बिल्कुल बाहर कौन सी लेयर है? एरेक्नाइड मैटर। ओके, दैट इज योर एरेक्नाइड मैटर। सबसे पहले हमने बात की ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की। ब्रेन और स्पाइनल कोड के बिल्कुल बाहर जो लेयर है वो पाया लेयर है, पाया मैटर हम उसे कहते हैं। उसके बाहर जो है वो क्या है? एरेक्नाइड मैटर। एंड आउटसाइड द एरेक्नाइड मैटर जो हमने बात की थी कि 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वो होगी पाया, दूसरी होगी एरेक्नाइड, एंड द लास्ट वन जो लेयर होती है दैट इज योर एरेक्नाइड के बाद आपकी जो लेयर होती है दैट इज ड्यूरा मैटर। ये 3 लेयर्स होती हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सिंपल meninges। इनको हम कहेंगे meninges। सबसे पहले आपकी ये आ गई पाया मैटर, उसके बाद आपकी आ गई एरेक्नाइड मैटर, एंड द लास्ट वन इज ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर के बिल्कुल बाहर क्या होता है? आपका स्कल, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई आपकी डेफिनेटली आपकी स्कल बोन आ गई। ये 3 लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं meninges। ओके, आई होप यू clearly understand about paya matter, arachnoid matter and dura matter. That is your paya matter, and the black one is that is your arachnoid matter, and उसके बाहर आपकी जो लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर, और उसके बाद आपकी स्कल बोन आ जाती है, ठीक है। एक होती है अब एपीड्यूरल स्पेस।
अब एपिड्यूरल स्पेस बेसिकली होता है इस तरह से कि हेमरेजेस हो जाते हैं, एपिड्यूरल हेमरेज हो जाता है, सब ड्यूरल हेमरेज हो जाता है, सब एरेक्नाइड हेमरेज हो जाता है। तो सबसे पहले इन हेमरेजेस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेस कहाँ है। मतलब एपिड्यूरल हेमरेज जो होता है वो एपिड्यूरल स्पेस में होता है। तो वेयर इज एपिड्यूरल स्पेस? एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट है, सब ड्यूरल स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट है, और सब एरेक्नाइड स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये देखें, ये है आपकी स्कल की बोन, ठीक है, दैट इज योर स्कल बोन। आपके स्कल बोन के बाहर क्या है, ड्यूरा मैटर, ठीक है। स्कल और ड्यूरा के दरमियान जो स्पेस होती है दैट इज एपिड्यूरल स्पेस। द स्पेस बिटवीन स्कल बोन एंड ड्यूरा मैटर, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, ये है एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है इसको हम कहेंगे एपिड्यूरल स्पेस, ओके। उसके बाद आ जाती है आपका, ये आपका ड्यूरा मैटर और ये आपकी एरेक्नाइड लेयर, ठीक है, ये दोनों लेयर्स हैं। अब हम बात करते हैं सब ड्यूरल स्पेस की। तो सब ड्यूरल स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सब ड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नाइड मैटर। ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड के दरमियान जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज योर सब ड्यूरल स्पेस। स्कल बोन और ड्यूरा के दरमियान जो स्पेस है वो एपिड्यूरल स्पेस। ये क्या है, ड्यूरा मैटर। ये क्या है, एरेक्नाइड मैटर। ड्यूरा और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है वो क्या होगी, सब ड्यूरल स्पेस, ओके। उसके बाद आ जाती है आपकी लास्ट वन, हमने बात की थी पाया की, पाया और एरेक्नाइड। पाया और एरेक्नाइड के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस। सब एरेक्नाइड स्पेस में क्या होता है, हमें पता है कि सब एरेक्नाइड स्पेस में CSF प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर सारा जो है वो CSF प्रेजेंट है। 3 लेयर्स की हमने बात की, पाया मैटर, एरेक्नाइड मैटर, ड्यूरा मैटर। स्पेसिस की बात की, एपिड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस और सब एरेक्नाइड स्पेस। स्कल बोन और क्या है ये, ड्यूरा। स्कल बोन और ड्यूरा के दरमियान जो स्पेस है वो एपिड्यूरल स्पेस। ड्यूरा और एरेक्नाइड के दरमियान जो स्पेस है वो सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नाइड और पाया के दरमियान जो स्पेस है वो सब एरेक्नाइड स्पेस। अब हम बात करते हैं, हम जिस तरह से कहा कि एरेक्नाइड मैटर जो है, एरेक्नाइड मैटर बेसिकली पाया के, देखिए ना ये एरेक्नाइड है, तो एरेक्नाइड कहाँ पर है, हम इंटरनली देखें तो पाया के मतलब इंटरनली पाया और उसके बाहर क्या है, ड्यूरा, मतलब दरमियान में प्रेजेंट है। एरेक्नाइड इज प्रेजेंट बिटवीन द पाया एंड ड्यूरा मैटर। सिंपल आप कह सकते हो एरेक्नाइड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पाया और ड्यूरा के दरमियान में एरेक्नाइड प्रेजेंट होती है। एरेक्नाइड जो है बिल्कुल डेलिकेट होती है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये भी पाया भी हमने बात की थी, पाया भी बड़ी डेलिकेट सी होती है, इसी तरह से एरेक्नाइड है वो भी डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये सारी जो लेयर्स होती हैं, पाया मैटर, एरेक्नाइड मैटर, ड्यूरा मैटर, सारी की सारी लेयर्स होती हैं, कवर्ड होती हैं मेसोथेलियल सेल से, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द हमें पता है इसकी कवरिंग होती है, जिस तरह से हमने बात की कि सारी लेयर्स किसके बाहर हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हैं। अब बात हम करते हैं ड्यूरा मैटर की। ड्यूरा मैटर सबसे ज़्यादा टफ होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पाया का तो मतलब ही सॉफ्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ड्यूरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा टफ मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ड्यूरा की 2 लेयर्स होती हैं, हम सिंपल कह सकते हैं ड्यूरा की 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है एंडोस्टियल लेयर और एक होती है मेनिंजियल लेयर। एंडोस्टियल लेयर को आप पेरियोस्टियल लेयर भी कहते हो, ठीक है, क्योंकि पेरियोस्टियम सिंपल हम इसको कह सकते हैं। और दूसरी होती है मेनिंजियल लेयर, ठीक है। ये 2 लेयर्स होती हैं। जो स्कल बोन है ना, स्कल बोन के बिल्कुल बाहर जो होती है वो होती है एंडोस्टियल लेयर, और जिसे हम पेरियोस्टियल लेयर भी कहते हैं, और उसके बाद मेनिंजियल लेयर आती है। हम डिस्कस करेंगे, ये समझ लग जाएगी आपको ये किस तरह से है। अब हम बात करते हैं एपिड्यूरल हेमरेज की। एपिड्यूरल हेमरेज कैसे होता है, क्यों, वो सारा अब हम डिस्कस करते हैं कि एपिड्यूरल हेमरेज डेफिनेटली जब होगा एपिड्यूरल स्पेस में होगा। अब इसकी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि एपिड्यूरल हेमरेज हो गया है, CT स्कैन में आ जाता है, ये वो सारा हम पढ़ेंगे। इफ आई एम से दैट इज योर स्कल बोन,
ओके, दैट इज़ योर स्कल बोन। स्कल बोन के बाहर हमने बात की है कि कौन सी लेयर होती है। स्कल बोन के बिल्कुल बाहर आपकी एंडोस्टियल लेयर होती है, बिल्कुल क्लोजली अटैच होती है एंडोस्टियल लेयर स्कल बोन के साथ, ठीक है। और उसके बाहर जो लेयर होती है वो आपकी मेनिंजियल लेयर होती है। मेनिंजियल लेयर होती है लेकिन आपकी यहाँ पर ना ये सेपरेट होती है, ये सेपरेट होती है। इनके दरमियान थोड़ा सा इस तरह से आप कह लें कि गैप होता है जिससे वो सेपरेट होती है। इस गैप से वो सेपरेट होती है। यहाँ से बहुत सी वेनस वगैरह आप कह सकते हैं, वहाँ से ब्लड जो है वो रन हो रहा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। ड्यूरल वेनस साइनस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ब्लड रन जा रहा होता है और यहाँ से ये जो ड्यूरल वेनस साइनस है ये लाइंड होती है एंडोथीलियल सेल से। एंडोथीलियल सेल से ये जो स्पेस है वो सारी लाइंड होगी। एंडोथीलियल सेल से ड्यूरल वेनस साइनस लाइंड होता है, ठीक है। अब सिंपल ये कह सकते हो जिस तरह से ये है ना, ये एक, ठीक है, ये आपकी होगी मेनिंजियल लेयर, ठीक है। ये आपकी कौन सी लेयर होगी? सिंपल आप इस तरह से कह लें कि आपके दो लेयर्स हैं ना, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर है, तो ये दोनों जो है वो एक गैप के जरिए आपस में वो सेपरेट होती हैं। उस गैप को हम क्या कहते हैं? ड्यूरल वेनस साइनस। अब यहाँ पर हम सिंपल बात करते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं? मेनिंजियल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मेनिंजियल वेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है कि कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर मेनिंजियल आर्टरीज है या मेनिंजियल वेन्स हैं, वो क्या कर रही है, जो मेनिंजियल आर्टरी और मेनिंजियल वेन है वो डायरेक्टली सप्लाई कर रही है आपके स्कल को, ब्लड को सप्लाई कर रही है, ठीक है, सप्लाई कर रही है ब्लड कहाँ तक? आपके स्कल को सप्लाई कर रही है, आपके मेनिंजिस को सप्लाई कर रही है, लेकिन एक हेमरेज हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हेमरेज हो जाता है। उस हेमरेज में क्या होता है कि आपके पास आपकी जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो रप्चर हो जाती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो रप्चर हो जाती है, यहाँ पर देखिए ना, हमने बात की थी कि मेनिंजियल आर्टरीज और मेनिंजियल वेन्स प्रेजेंट है। अगर आपकी मेनिंजियल आर्टरीज या फिर मेनिंजियल वेन डैमेज हो जाती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं, इट्स मीन एपिड्यूरल हेमरेज है। एपिड्यूरल हेमरेज किस वजह से होता है? एपिड्यूरल हेमरेज में क्या होता है? एपिड्यूरल हेमरेज में ये होता है कि आपकी मेनिंजियल आर्टरीज या वेन्स रप्चर हो जाते हैं। मोस्टली जो आर्टरी आपकी रप्चर होती है दैट इज योर मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी की जो एंटीरियर डिवीजन है वो मोस्टली इसमें रप्चर हो जाती है। होता इस तरह से है कि बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर जब होती है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा सिवियर एक्सीडेंट हुआ, जब बोन्स रप्चर होंगी, ठीक है, जब आपकी बोन्स फ्रैक्चर हो जाएंगी तो क्या होगा? जो वेसल्स हैं, मिडल मेनिंजियल आर्टरी है या वेन है, वो रप्चर होने लग जाएगी। जब वो रप्चर होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो शेप होती है ना वो इस तरह से करके बन जाती है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी, अब यहाँ से क्या हुआ? आपकी जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी थी या फिर वेन थी, मोस्टली जो आर्टरी रप्चर होती है वो आपकी मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर होती है। मेनिंजियल आर्टरी या मेनिंजियल वेन अगर रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? जब वेसल्स रप्चर हुई हैं तो क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी, डेफिनेटली ब्लड निकलने लग जाएगा। जब ब्लड लीक्स आउट होने लग जाएगा तो वो ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, वो सारा ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा। तो यहाँ पर सारा ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा। आपके स्कल और ड्यूरामेटर की जो लेयर्स है, कौन सी लेयर थी? ये एंडोस्टियल लेयर। ये कौन सी लेयर है? मेनिंजियल लेयर। तो अब जब ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो ब्लड क्लॉट है ये बड़ा होने लग गया, प्रेशर ज़्यादा होने लग गया। सिंपल एपिड्यूरल हेमरेज को कुछ लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज भी कहते हैं। अब इसमें भला क्या होता है? अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वो जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा सवेयर एक्सीडेंट होता है। आपका अगर सवेयर एक्सीडेंट हो, आपकी जो बोन थी, मोस्टली ये जो आपका जो पार्ट होता है ना, ये जो टेम्पोरल और पैराइटल, आपका हेड है, हेड की जो साइड होती है जहाँ पर आप टेम्पोरल बोन कहते हैं, आपका सिक्योमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड सिक्योमस पार्ट ऑफ पैराइटल बोन, ये जो है ना ये आपका बहुत ज़्यादा वीकेस्ट पार्ट होता है। अगर यहाँ पर आपकी चोट लगती है, कोई बहुत ज़ोर के मारता है, कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि बॉक्सर्स जो होते हैं उनकी, आपने कभी सुना होगा बॉक्सर की डेथ होगी, उन्होंने पंच इतनी ज़ोर के मारा कि उसकी जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी थी वो रप्चर हो जाती।
ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा वीकेस्ट एरिया होता है। बहुत ज़्यादा वीकेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ से आपकी जो साइड होती है ना, आपकी टेम्पोरल पैराइटल बोन की जो साइड होती है, यहाँ पर आपकी मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास हो रही होती है। यहाँ से आपकी मिडल मेनिंजियल आर्टरी गुजर रही होती है। जब आपकी मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर होती है, जब मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर होगी, वेसल्स रप्चर होंगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी, वहाँ से ब्लड निकलने लग जाएगा, और जब ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो जाता है। ठीक है, मोस्टली हमने यही बात की कि इंजरी हो जाती है या आपने ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसमें पता क्या होता है, अब कोई बंदा था, उसके साथ ये हुआ, ठीक है, उसको एपिड्यूरल हेमरेज हो गया। इसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो फॉल करने लग जाएगा। ठीक है, वो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होने लग जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, समटाइम्स वो फ़ौरन ही, मतलब बिल्कुल उसी टाइम पे वो क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उसको नहीं होश रहती। लेकिन अक्सर ऐसे भी केसेस होते हैं कि वो उस टाइम अनकॉन्शियस नहीं होता, वो बिल्कुल अपने मतलब कॉन्शियस होता है, उसे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ क्या होता है कि वो उस टाइम तो अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल फॉल करने लग जाता है। ठीक है, ये उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं। अब होता इस तरह से है कि आपकी जो स्कल बोन है, आपको पता है वहाँ पर सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सिंपल आप कह लें कि सूचर है। ठीक है, और ये सूचरल लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं प्रेजेंट सिर्फ, ठीक है, यहाँ से ये इसके साथ अटैच होता है सूचरल लिगामेंट से। अब यहाँ पर भी सूचर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सूचरल लिगामेंट। यहाँ ये स्पेस होती है ना जहाँ पर सूचर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो ब्लड है ना, क्या वो आगे जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं ये होता है ना, ये एपिड्यूरल हेमरेज होता है, ये वेल लोकलाइज्ड होता है। यहाँ से लेकर वो यहाँ तक ही रहेगा। अब यहाँ से भी नहीं जा सकता, यहाँ से भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सूचर है और सूचर लिगामेंट्स के साथ वो टाइटली हेल्ड है, तो इस वजह से यहाँ से भी आगे जा नहीं सकता और यहाँ से भी आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होने लग गया और ये इस तरह की उसकी शेप बन जाएगी। दूसरी चीज़ जब अब हमें कैसे पता चलेगा कि एपिड्यूरल हेमरेज है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा? इसमें ये होगा कि अब जब डॉक्टर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये एपिड्यूरल हेमरेज है? तो जब सिटी स्कैन करवाया, ठीक है, अब उस पर्सन ने जब सिटी स्कैन करवाया तो सिटी स्कैन में नज़र आता है कि लेंस शेप, ये लेंस शेप नज़र आ रहा है ना, लेंस शेप जो है अपेयरेंस नज़र आती है। एपिड्यूरल हेमरेज में क्या होता है कि लेंस शेप्ड अपेयरेंस वो अख्तियार कर लेता है, मतलब वरना इसने बिल्कुल सिंपल होना था। अब यहाँ से क्या हुआ, ब्लड एक्यूमुलेट होने लग गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो गया। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई हो गया, अब ब्लड एक्यूमुलेट होने लग गया स्कल और ड्यूरा के दरमियान, और इसने क्या शेप अख्तियार कर ली, लेंस शेप। हेमरेज है वो है सब ड्यूरल हेमरेज। अब सब ड्यूरल हेमरेज में क्या होता है, सब ड्यूरल हेमरेज बेसिकली सब ड्यूरल स्पेस में ही होगा। अब इसमें सबसे पहले हमें पता है कि स्कल बोन होती है, उसके बाद आपका ड्यूरा मैटर आता है। ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स हैं, एक एंडोस्टियल लेयर है और दूसरी मेनिंजियल लेयर है। दैट इज योर एंडोस्टियल लेयर जो कि स्कल बोन के बिल्कुल साथ अटैच होती है। उसके बाद आ जाती है आपकी मेनिंजियल लेयर एंड दैट इज योर ड्यूरल वेनस साइनस जो लाइंड होता है, हमने पढ़ा है एंडोथेलियल सेल से। उसके बाद आ जाती है आपकी एरेक्नाइड मैटर, ड्यूरा के बाद एरेक्नाइड लेयर आ गई और उसके बाद लास्ट में आ जाती है आपकी पाया मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि क्या प्रेजेंट है, आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इस तरह से सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर से वेन्स निकलती हैं। कौन सी? सेरिब्रल वेन्स। सेरिब्रल वेन्स जिसे आप ब्रिजिंग वेन्स भी कहते हैं। सेरिब्रल वेन्स, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स जो हैं सबसे पहले आएंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, सबसे पहले पियर्स करेंगी आपकी पाया मैटर को। ब्रेन के बाद सबसे पहले कौन सी लेयर होती है? पाया लेयर होती है। सबसे पहले उसने पाया मैटर को पियर्स करना है, फिर एरेक्नाइड मैटर को पियर्स करेंगी। एरेक्नाइड मैटर को पियर्स करने के बाद ड्यूरा मैटर को पियर्स करेंगी एंड देन वो एंटर किसमें हो जाएंगी, किसमें एंटर हो जाएंगी? ड्यूरल वेनस साइनस। ड्यूरल वेनस साइनस में ये जो सेरिब्रल वेन्स हैं वो एंटर हो जाएंगी।
ये सेरिब्रल वेन्स कहाँ से आई हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर से, जिसे हम कह रहे हैं सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स। सबसे पहले क्या किया? पाया मैटर को पेयर्स किया, फिर एरेक्नाइड मैटर को पेयर्स किया, फिर ड्यूरा की जो लेयर थी यहाँ से ड्यूरल वेनस साइनस में एंटर होगी। सिंपल होता क्या है? सब ड्यूरल हैमरेज किसकी वजह से होता है? सब ड्यूरल हैमरेज किन लोगों में होता है? हम इसको डिस्कस करते हैं। सब ड्यूरल हैमरेज में क्या होता है? अब ना मोस्ट कॉमन हम सिंपल कह सकते हैं कि एडल्ट्स में होता है, ठीक है। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है ना, विद एज के साथ साथ उसका जो ब्रेन होता है ना, वो थोड़ा सा लिटिल बिट उसका ब्रेन जो है ना वो श्रिंक होता रहता है। अब जाहिर सी बात है, जब उसका ब्रेन श्रिंक होगा तो अब CSF हमें पता है किस में फ्लोट कर रहा है, सॉरी ब्रेन आपका किस में फ्लोट कर रहा है? CSF में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब आपका ये है, ओके, आपका ये स्कल है, ठीक है, ये आपका ब्रेन, ठीक है, ये क्या कर रहा है? उसमें CSF में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? जब जाहिर सी बात है, जब क्या होगा आपका, अब ब्रेन थोड़ा श्रिंक हो गया ना, अब ब्रेन श्रिंक हो गया तो CSF में ज़्यादा फ्लोट होगा। बेसिकली सब ड्यूरल हैमरेज में क्या होता है? आपकी जो सेरिब्रल वेन्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। जब सब ड्यूरल हैमरेज कब होगा? सब ड्यूरल हैमरेज तब होता है आपकी जो सेरिब्रल वेन्स हैं, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स हैं, वो रप्चर हो जाती हैं। जब वो रप्चर होंगी तो क्या, उसकी वजह से क्या होता है? आपका जो अगर आप सिंपल कह सकते हो, आपके हेड पे इंजरी हुई है, किसी ने आपके मार दिया, बहुत ज़ोर से मार दिया है, ठीक है, फ्रंट पे या लगी है, क्योंकि जब कोई बहुत ज़ोर से किसी ने मारा है आपके हेड के फ्रंट पे या बैक पे, या तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है? आपका ब्रेन जो है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। आपका ब्रेन जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है, उस ब्रेन की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, जो एंटीरियो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर सबड्यूरल हैमरेज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हमने एक सिंपल बात की थी अभी के, जो सब ड्यूरल हैमरेज है वो एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है। वो एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है उसका जो ब्रेन होता है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब ब्रेन श्रिंक कर जाएगा तो अब वो CSF में ज़्यादा फ्रीली फ्लोट करेगा, डेफिनेटली उसका साइज थोड़ा कम हो गया ना, तो अब स्पेस ज़्यादा हो गया, CSF में वो ज़्यादा इजीली फ्लोट करेगा, तो फिर उसके डिस्प्लेसमेंट के, शिफ्टिंग के चांसेस कम होंगे, ज़्यादा होंगे? कम होंगे, ज़्यादा होंगे? डेफिनेटली ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि अब वो उसमें इजीली फ्लोट कर रहा है, तो उसके चांसेस जो है वो फ्रीली उसके डिस्प्लेसमेंट होगी, उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। दूसरी बात हम सिंपल ये कह सकते हैं, जो सब ड्यूरल हैमरेज होता है ना, इसका कोई पता नहीं चलता। आप सिंपल ये कह सकते हो, कोई एक बंदा था उसको सब ड्यूरल हैमरेज हुआ तो उसको पता ही नहीं होता कि मुझे हैमरेज हो गया, मतलब उसको पता ही नहीं होता कि उसको हैमरेज हो गया। फॉर एग्जांपल हम एपिड्यूरल हैमरेज की बात करते हैं ना, तो एपिड्यूरल हैमरेज जब होता है तो बंदे को याद रहता है कि हाँ भाई एक दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं गिरा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवेयर एक्सीडेंट होता है, उसको भी याद रहता है। ये भूलने वाली चीज़ ही नहीं होती है। आपकी लाइफ में कोई भी इस तरह का मिसहैप हुआ हो, कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो, कोई भी ह्यूज एक्सीडेंट हुआ हो, तो यू नेवर एवर फॉरगेट, आप नहीं भूल सकते उसको, आपको याद रहता है कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन सब ड्यूरल हैमरेज में क्या होता है? सब ड्यूरल हैमरेज में इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके साथ किस वजह से हुआ, कब उसका एक्सीडेंट हुआ, कब उसको, मतलब कुछ भी नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि बिल्कुल माइनर एक्सीडेंट, अगर बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल माइनर एक्सीडेंट होता है और सेरिब्रल वेन्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं और सब ड्यूरल हैमरेज हो जाता है। अब बिल्कुल माइनर एक्सीडेंट है, नहीं याद रहता कि भाई हाँ एक दफ़ा वो आप गिरे थे, वो सीढ़ियों से गिर गए थे, इवन आप बेड में लेटे हुए हो, आप नीचे गिर गए हो, इतनी छोटी छोटी बातें नहीं याद रहती है ना, तो इस तरह से नहीं याद रहता। और इस दूसरी बात जो पेशेंट को नहीं पता होती, उसकी वजह क्या होती है कि जो सब ड्यूरल हैमरेज है उसके सिम्टम्स काफ़ी टाइम बाद शो होते हैं। इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि काफ़ी महीने गुजर जाते हैं तब जाके उसके सिम्टम्स शो होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों बाद इसके सब ड्यूरल हैमरेज के सिम्टम्स शो होते हैं। तो एक तो इतने अरसे बाद सिम्टम्स शो हो रहे हैं, ऊपर से इतनी माइनर सी इवेंट्स, इतनी माइनर सी इंजरी की वजह से सब ड्यूरल हैमरेज हो रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कोई याद रहे ना? उस तरह से नहीं याद रहता। कुछ ऐसा होता है, मोस्टली अगर आप गिरने की वजह से ये होता है, फॉलिंग जो हो इससे होता है, मोस्टली ये होता है अल्कोहलिक पेशेंट्स आप कह लें, ठीक है, जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं, वो मतलब शराब में उनको नहीं पता चला, वो गिर गए, तो उनको भी होता है। दूसरा जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनमें उनको सब ड्यूरल हैमरेज हो जाता है। इसके अलावा आप सिंपल कह सकते हैं, ओके,
पेशेंट जो है वो उसको याद नहीं रहता कि रीज़न क्या है, वो रीज़न फॉरगेट कर जाता है, क्योंकि माइनर इंसिडेंट में भी हो सकता है ये। समटाइम्स ऐसा होता है कि सडन रोटेशन ऑफ द हेड, आप अपने हेड को सडनली रोटेट करते हो, क्विकली रोटेट करते हो सकता है आपकी सेरेब्रल वेन्स रप्चर हो जाएं। सो सरप्राइज, सडन रोटेशन ऑफ द हेड, अगर अपनी हेड को सडनली रोटेट कर रहे हो तो आपकी सेरेब्रल वेन्स रप्चर होती हैं। कुछ पेशेंट्स में, कुछ पर्सन्स में ऐसा होता है कि सडन रोटेशन की वजह से भी उनके सेरेब्रल वेन्स रप्चर हो जाती हैं। हमने ये कहा कि ये जो सेरेब्रल वेन्स हैं रप्चर होती हैं तो मतलब पता ही नहीं चलता, बहुत माइनर सा इंसिडेंट हो, बहुत माइनर सा एक्सीडेंट हुआ या बहुत माइनर सी कोई भी ऐसा इवेंट हुआ तो तब वो सेरेब्रल वेन्स रप्चर हो गई और पेशेंट को कोई होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं। होश मतलब होश होती है, होश से मुराद ये है कि उसको याद नहीं होता, वो उसको इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो सीरियस बात होती नहीं है, बिल्कुल छोटी सी रीज़न की वजह से आपको सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है। अब सिंपल क्या होगा, इफ़ यू आर सिटिंग इन मर्सिडीज, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, वो बड़ी आप 120 की स्पीड से, बड़ी फुल स्पीड से आप जा रहे हो, ठीक है। अब आप बहुत स्पीड से जा रहे थे, अब डेफिनेटली जब आप स्पीड से जा रहे हो तो आपको स्कल भी, आपकी बॉडी भी तो उसी स्पीड से मूव कर रही है ना, आप भी तो उसी स्पीड से जा रहे हो। अब आपका स्कल और आपका जो ब्रेन है वो भी अंदर उसी स्पीड से वो फ्लोट कर रहा है, तो अब अचानक क्या हुआ, एक्सीडेंट हो, सामने से कोई ट्रक आया, आपकी कार जो है वो हिट हुई, ठीक है। जैसे ही आपकी कार हिट होगी, सामने आपका जो हेड है या कुछ भी है वो भी जाके डैशबोर्ड पे लगेगा, आपकी कार पे जाके लगेगा। जैसे ही वो लगेगा तो अब ये देखें ना, ये अब ये आपका स्कल है, ठीक है, अब ये आपका ब्रेन है, दैट इज योर ब्रेन जो आपके CSF में फ्लोट कर। अब क्या हुआ कि आपका जो स्कल था वो जैसे ही आपके कार के साथ जाकर टकराएगा, जैसे ही वो कार से टकराएगा तो ये जो ब्रेन होगा इसका ये भी जाकर आपके स्कल के साथ टकरा। जब आपके स्कल के साथ ये टकराएगा उसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेरिब्रल वेन्स रप्चर होंगी, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स रप्चर होंगी, आपकी ब्रेन की एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होगी, ये तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू? Okay, now I will tell some questions from you and I hope you will easily tell me all the answers of the questions. Okay, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं उसको ताकि आपको समझ लग जाए। अगर सिंपल सी बात है, इफ हेमरेज इज बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा मैटर, व्हाट टाइप ऑफ हेमरेज इज इट? स्कल और ड्यूरा मैटर के दरमियान अगर हेमरेज है तो स्कल और ड्यूरा मैटर के दरमियान कौन सी स्पेस होती है? एपीड्यूरल स्पेस। तो हेमरेज कौन सा होगा? एपीड्यूरल हेमरेज। ओके, दूसरी बात, अब हम सिटी स्कैन करवाया, ठीक है। जब हमने सिटी स्कैन करवाया तो सिटी स्कैन में हम कैसे पता चलेगा ये सबड्यूरल हेमरेज है? यहाँ से क्या होगा, जब ब्रीजिंग वेन्स जो हैं वो रप्चर हुई, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स रप्चर हुई, ब्लड जो है वो निकलने लग जाएगा। ब्लड जब बाहर निकलने लग जाएगा तो क्या होगा, हमने पहले एपिड्यूरल में बात की थी, ठीक है, सेम इसी तरह से लेयर होगी, इसी तरह से, ठीक है, होता इस तरह से है, क्रिसेंट शेप पॉकेट बनती है, लुकिंग लाइक अ क्रिसेंट, सेम इस तरह से उसकी शेप बन जाती है। तो जब हम सिटी स्कैन करवाएंगे तो सिटी स्कैन में क्या इस हेमरेज की इसकी जो शेप हमें नज़र आएगी वो किस तरह की आएगी? क्रिसेंट शेप, ठीक है। ये ब्लड एक्यूमुलेट होने लग गया, ये सारा होगा। अब जब सिटी स्कैन करवाएंगे डॉक्टर्स के जो हैं वो देखेंगे कि वो हेमरेज इस तरह का है। अब हमने जो एपिड्यूरल हेमरेज की बात की थी तो वेल लोकलाइज्ड था ना, वो अपनी जगह पे उस तरह से था क्योंकि सूचर्स की वजह से उस तरह से ये थोड़ा सा स्प्रेड कर जाता है, थोड़ा सा आगे तक फैल जाता है, यहाँ तक तो ये क्रिसेंट शेप, ये कह लें कि क्रिसेंट की शेप अख्तियार कर लेता है, सिंपल हम इसको कहते हैं, ठीक है। अगर इफ द हेमरेज इज ड्यू टू रप्चर ऑफ मेनिंजियल आर्टरीज और वेन्स, what type of hemorrhage is it? If hemorrhage is due to meningeal arteries, middle meningeal artery, what type of hemorrhage is it? Definitely epidural hemorrhage. meningeal arteries और veins की वजह से जो hemorrhage होगा वो कौन सा hemorrhage होगा? epidural hemorrhage. Okay, if the hemorrhage is due to superior rupture of superior cerebral veins or bridging veins, what type of hemorrhage is it? subdural hemorrhage. CT scan करवाया, CT scan में if in CT scan hemorrhage is just like a crescent shaped, what type of hemorrhage is it? Subdural hemorrhage. If hemorrhage is in CT scan, you can say hemorrhage is lens shaped, what type of hemorrhage is it?
एपिड्यूरल हेमरेज। ओके, हमने इसको थोड़ा सा कंपेयर किया। उसके बाद लास्ट जो हेमरेज आ जाता है, इसके बाद दूसरा जो है वो सब एरिकनाइड हेमरेज। हमने दो हेमरेजेस को पहले डिस्कस किया, एपिड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, और अब बारी आई है सब एरिकनाइड हेमरेज। सब एरिकनाइड हेमरेज किस वजह से होता है? सब एरिकनाइड हेमरेज आप सिंपल कह सकते हो एनोरिज्म की वजह से होता है। एनोरिज्म क्या होता है? ओके, एनोरिज्म से पहले हम एक डिस्कस करते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, योर मिडल सेरिब्रल आर्टरी, सेम इसी तरह से लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पर आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और यहाँ से आपका ऊपर इस तरह से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और नीचे से आपको पता है कि किस तरह से, नीचे से नहीं बल्कि आप पोस्टीरियर इंटीरियर कहा जाता है। आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो, आई होप पता होगा, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम पता है ना, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, और ये मीट टुगेदर और एंड सिंगल ट्रंक कौन सी? बेसिलर आर्टरी, दैट्स योर वर्टिब्रल आर्टरी, दैट इज योर बेसिलर आर्टरी एंड डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रांचेस। कौन सी टर्मिनल ब्रांचेस थी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक है, दैट इज़ योर एंटीरियर सर्कुलेशन, दैट इज़ योर पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि सब एरिकनाइड जो हेमरेज है वो सब एरिकनाइड स्पेस में होगा। सब एरिकनाइड स्पेस में क्या होता है? सब एरिकनाइड स्पेस में आपका CSF प्रेजेंट होता है। आपका CSF, आपकी सारी सब एरिकनाइड स्पेस में CSF जो फ्लोट कर रहा होता है, CSF आपका सब एरिकनाइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। तो उस CSF में आपको पता है कि सर्कल ऑफ विलस प्रेजेंट होता है। तो ये सर्कल ऑफ विलस क्या है ना, जब एंटीरियर सर्कुलेशन हुई, पोस्टीरियर सर्कुलेशन है, तो होता क्या है, एंटीरियर सर्कुलेशन पोस्टीरियर सर्कुलेशन में आप ये जो है ये कम्युनिकेट करते हैं बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यहाँ से आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये जो आपकी एंटीरियर सर्कुलेशन, ये आपकी पोस्टीरियर सर्कुलेशन, और ये जो सर्कुलेशन है वो क्या बना देती है? सर्कल ऑफ विलस, ठीक है। ये जो सर्कल ऑफ विलस है ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है? सर्कल ऑफ विलस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सब एरिकनाइड स्पेस में प्रेजेंट है। ये सारा जो सर्कल ऑफ विलस होता है, आपके इंटीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ये सारा कुछ आपके सब एरिकनाइड स्पेस में प्रेजेंट है, CSF में प्रेजेंट है, ठीक है। CSF कहाँ पर है? सब एरिकनाइड स्पेस में है। जब सब एरिकनाइड हेमरेज होगा वो कहाँ पर होगा? सब एरिकनाइड स्पेस में होगा। और सब एरिकनाइड स्पेस में क्या है? CSF प्रेजेंट है। आपके जो मेजर सिस्टम होता है, जो आपका सर्कल ऑफ विलस है, आपके इंटीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, वो सारा सर्कल ऑफ विलस भी आपका CSF में प्रेजेंट है। अब हमने बात की थी जो सब एरिकनाइड हेमरेज होता है वो एनोरिज्म्स की वजह से होता है। एनोरिज्म क्या होता है? एनोरिज्म में क्या होता है? सिंपल आप कहते हो कि एनोरिज्म में ये आपकी आर्टरी है, फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, कोई भी आर्टरी है, कोई भी वेसल्स हैं, तो एनोरिज्म में क्या होता है? डायलेशन हो जाती है। आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वो एबनॉर्मली डायलेट हो जाती है। जब एबनॉर्मली डायलेट होगी, फॉर एग्जांपल ये आपकी सिंपल वॉल थी, ठीक है, यहाँ से ये डायलेट होगी। अब नॉर्मली ये नॉर्मल नहीं है, इसने डायलेट नहीं होना था, लेकिन अब नॉर्मली डायलेशन होगी, वेसल्स की वॉल जो है वो डायलेट होने लग गई, तो उसको हम कहते हैं एनोरिज्म। एनोरिज्म में क्या हुआ? सिंपल वॉल्स जो है वो डायलेट होने लग जाती हैं। इसको हम कहते हैं बैरी एनोरिज्म। इट लुक्स लाइक अ बैरी, इस वजह से हम इसको नाम दे देते हैं बैरी एनोरिज्म की। सब एरिकनाइड हेमरेज किस वजह से होता है? सब एरिकनाइड हेमरेज बैरी एनोरिज्म की वजह से होता है। बैरी एनोरिज्म में क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स हैं, वेसल्स की वॉल जो है वो अब नॉर्मली डायलेट होने लग जाती है, उसकी डायलेशन हो जाती है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी वजह से ये जो आर्टरी है ये स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाती है, जब ये आर्टरी स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा? हेमरेज हो जाएगा। अब ये आर्टरी जब स्पॉन्टेनियस रप्चर होगी, ये डेफिनेटली ब्लड जो है वो बाहर आएगा और सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है, हमने कहा था सब एरिकनाइड स्पेस, तो सब एरिकनाइड स्पेस में ये हेमरेज हो रहा है ना, तो सब एरिकनाइड स्पेस में क्या है? CSF है। तो जब यहाँ से ये जो आर्टरी है, ये जब इसकी एबनॉर्मल डायलेशन हुई, एनोरिज्म हुआ, ठीक है, ये अब जब स्पॉन्टेनियस रप्चर होगी, यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, ब्लड बाहर निकल के कहाँ पर आएगा?
डेफिनेटली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सब अरेक्नाइड स्पेस में क्या प्रेजेंट है, सब अरेक्नाइड स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, सीएसएफ प्रेजेंट है, तो सारा। अब यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि जो लेंस शेप्ड है दैट इज योर एपिड्यूरल हेमरेज, ठीक है, उसके बाद जो क्रिसेंट शेप है वो सब ड्यूरल हेमरेज। लेकिन अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो आपकी सारी आप ब्रेन में भी प्रेजेंट है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, वो सारा ही सब अरेक्नाइड स्पेस में प्रेजेंट है, तो हर जगह ही वो प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद दूसरी जो बात होती है सब एरेक्नाइड, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सब एरेक्नाइड हेमरेज हो गया तो उसको क्या होगा, उसको सिवियर हेडेक होगी, ठीक है, सडन उसको अचानक उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है और उसको पता भी नहीं होता मतलब किस वजह से। अब फॉर एग्जांपल उसको इतनी ज़्यादा दर्द होती है, उसको ऐसे लगता है कि किसी ने उसके सर पे ज़ोर से कोई डंडा या कोई भी चीज़, मतलब जितनी दर्द एक एक्सीडेंट के बाद होती है ना आपको कि हमारे सर मतलब कोई इंजरी हो गई है उसके बाद जितनी दर्द होती है इतनी दर्द होती है उसको, मतलब सडन अचानक से उसका सर मतलब का घूम जाता है, बिल्कुल उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। उसके बाद उसकी जो नेक है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, नेक स्टिफनेस हो जाती है और वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टिफनेस ऑफ नेक एंड सिवियर हेडेक जो है वो सिम्टम्स होते हैं सब एरेक्नाइड हेमरेज के, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमें पता है बेसिक जो है, ठीक है, that is your cerebral hemisphere, okay, that is your midbrain, pons, medulla, spinal cord, ठीक है। बाहर लेयर्स का भी हमें पता है, सबसे बाहर जो लेयर होती है that is पाया मैटर, उसके बाहर जो लेयर होती है that is एरेक्नाइड मैटर, ठीक है, पाया और एरेक्नाइड के दरमियान स्पेस, पायरेक्नाइड के दरमियान स्पेस सब एरेक्नाइड स्पेस, सब एरेक्नाइड स्पेस में सीएसएफ फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हेमरेज होगा सब एरेक्नाइड स्पेस में हेमरेज होगा तो अब वो तो उस तरह से लोकलाइज नहीं रहेगा ना जिस तरह से एपिड्यूरल और सबड्यूरल रह रहा था, क्योंकि सब एरेक्नाइड स्पेस ने तो सारी उसमें सीएसएफ ने तो सारी जगह मूव करना है। ये आपका पाया मैटर, ये एरेक्नाइड मैटर, यहाँ पर ये सब की कौन सी स्पेस है, सब एरेक्नाइड स्पेस। अगर हेमरेज यहाँ पर हुआ है तो सीएसएफ यहाँ हर जगह ही फ्लोट कर रहा था, तो क्या होगा, प्रॉब्लम जो है वो सारी जगह ही आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये सारी जगह ये आ जाएगा प्रॉब्लम, दैट इज सब एरेक्नाइड हेमरेज, ठीक है। उसके बाद जो लेयर्स हैं वो कौन सी लेयर्स आती हैं, ये हमने अभी बात की थी पाया और एरेक्नाइड की, पाया और एरेक्नाइड की बात की है ना। उसके बाद जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर होती है। ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स की हमने बात की है, ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स कौन सी होती है, एक मेनिंजियल और उससे ऊपर कौन सी होती है, एंडोस्टियल। अब हमने जो बात की थी सब ड्यूरल हेमरेज की, सब ड्यूरल हेमरेज कहाँ पर होता था, सब ड्यूरल हेमरेज यहाँ पर होगा, यहाँ पर सब ड्यूरल हेमरेज होगा। जब सब ड्यूरल हेमरेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने बात की थी कि क्रिसेंट शेप पॉकेट बन जाती है, इसको दूसरा आपने सिंपल उसी तरह से लेना है, ठीक है, सारा उस तरह से था लेकिन अब क्रिसेंट शेप पॉकेट बन गई और ये आपका हो गया सब ड्यूरल हेमरेज। इसी तरह से आ जाता है आपका, ये आपकी कौन सी लेयर थी, मेनिंजियल लेयर, या आपकी एंडोस्टियल लेयर। आपकी मेनिंजियल एंडोस्टियल लेयर में जब प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है कि लेंस शेप बनती है, ठीक है ना, इस तरह से जाएगा, लेंस शेप बनेगी, ये हो गया आपका एपिड्यूरल हेमरेज, ये आपका एपिड्यूरल हेमरेज, ठीक है, लेंस शेप्ड, क्रिसेंट शेप्ड आपका सब ड्यूरल हेमरेज, और सब एरेक्नाइड हेमरेज जो आपका सब एरेक्नाइड स्पेस में, ठीक है, सारी जगह ही वो हो जाएगा। लास्ट वन जो आता है वो आपका होता है सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज क्या होता है, सेरिब्रल हेमरेज में बेसिकली ये आपके जो ये अब देखें ना, ये पाया और ये आपका ब्रेन, पाया और ब्रेन के दरमियान जो हेमरेज होता है उसको हम कहते हैं सब सेरिब्रल हेमरेज या फिर, ठीक है,
सेरिब्रल हेमरेज, सेरिब्रल हेमरेज में क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से मोस्टली ऐसा होता है। हाइपरटेंशन, जब बहुत ज़्यादा इंसान टेंशन लेने लग जाता है तो उसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। सेरिब्रल हेमरेज में क्या होता है, आपकी जो वेसल्स हैं ब्रेन की वो रप्चर होने लग जाती हैं। जब आपकी ब्रेन की वेसल्स रप्चर होंगी तो उसकी वजह से हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, हाइपर टेंशन की वजह से क्या होता है, उसको सेरिब्रल हेमरेज, हाइपर टेंशन की वजह से क्या होता है, उसकी जो ब्रेन की वेसल्स हैं वो रप्चर होने लग जाएंगी। जब ब्रेन की माइक्रो वेसल्स आप सिंपल कह लें वो रप्चर होने लग जाती है, उसकी वजह से एनोरिज्म भी हो जाता है और ये सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। ये सिंपल वो हेमरेजेस थे जो हमने डिस्कस किए। मेनिंजेस में हमने मेनिंजेस जो लेयर्स थी उनमें जो हेमरेज हो रहे हैं, जो एपिड्यूरल स्पेस में हो रहा है, सब ड्यूरल स्पेस में हो रहा है और सब एरिकनाइड में हो रहा है। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द हेमरेजेस। हमने जो भी हेमरेज डिस्कस किए हैं, अगर आपको किसी भी किस्म का इसमें इशू है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं ताकि आपको मैं इजीली बता सकूं उसके बारे में। थैंक यू सो मच।